हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में हम कल के कॉन्टेस्ट कोड फोर्सेस राउंड 659 के एडिटोरियल देखने वाले हैं। कल का कॉन्टेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो आज हम उसके सारे प्रॉब्लम तो नहीं लेकिन एटलीस्ट डीप तक सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आई होप जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है यार उन सब ने ही ये सारे प्रॉब्लम एटलीस्ट अटेम्प्ट करे हों या फिर पढ़े हों। किसी भी प्रॉब्लम को अगर तुमने नहीं करा या फिर नहीं पढ़ा है अभी तक और मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तो एक बारी खुद से वो प्रॉब्लम पढ़ लेना और आधा एक घंटा खुद से पहले ट्राई करना। कभी भी हम प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्यूशन देख के करते हैं तो वो दिमाग में तुम्हारे नहीं रहता, तो खुद से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रिटेन करना है तो यार आज बहुत टाइम बाद मैं दोबारा से एडिटोरियल वीडियोस निकाल रहा हूँ कोड फोर्सेस के रिलेटेड कॉन्टेस्ट की। तो यार कुछ बातें अब मैं पहले ही बता देता हूँ कि आने वाले जितने भी एडिटोरियल होंगे वो सबके लिए सेम होगी। यार एडिटोरियल का फॉर्मेट बेसिकली मैंने शॉर्ट रखने की कोशिश करी है, क्योंकि अप सॉल्विंग ज़्यादातर लोग अप सॉल्विंग के लिए एडिटोरियल देखते हैं। तो एडिटोरियल में मैं तुम्हें मेन कंसेप्ट बता दूंगा कि वो प्रॉब्लम किस डायरेक्शन में कैसे अप्रोच करना था और क्या उसका लॉजिक होना चाहिए। एडिटोरियल की वीडियोस में मैं तुम्हें कभी भी कोड पूरा अपना एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि यार अगर मैंने तुम्हें बेसिक लॉजिक बता दिया है और फिर भी तुम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो यार फिर वो दिक्कत की बात हो जाएगी। वो दिक्कत की बात इसलिए हो जाएगी यार कि अगर तुम्हें लॉजिक पता है लेकिन तुम उसको कोड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट तुम्हारा वीक है। और अगर यार मैंने कोड तुम्हें लाइन बाय लाइन बता दिया तो वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो तुम्हारा वीक है वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। तुम मेरा कोड देख लोगे और उसको एज इट इज़ कोड करके सबमिट करोगे और तुम्हें लगेगा कि तुम्हें प्रॉब्लम आ गई है। तो मेरा कोड एडिटोरियल वीडियोस में बताने का मेरे को कोई मतलब नहीं लगता, हम इसलिए एडिटोरियल थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। इतना ज़रूर रखूँगा कि यार सारी बातें एक साथ क्लियर हो जाएं। अगर कोई डाउट रहता है तो हमेशा लाइव चैट्स तुम ज्वाइन कर सकते हो। मैं सारी एडिटोरियल वीडियोस मोस्टली प्रीमियर करूँगा ताकि तुम लाइव में ही डाउट पूछ लो किसी भी पार्ट में। प्रॉब्लम डिस्कशन भी मैं डायरेक्ट करूँगा कि प्रॉब्लम में हमें करना क्या था, मैं यही डायरेक्ट बताऊँगा, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट में रीड आउट नहीं करूँगा। तो हर एक प्रॉब्लम तुम्हारा पहले से ही अटेम्प्टेड होना चाहिए जब तुम एडिटोरियल वीडियो देख रहे हो। तो मेन फोकस एडिटोरियल वीडियोस का यही रहेगा कि पूरा क्रंच जो भी होगा उस प्रॉब्लम का वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेन आइडिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये था। उस आइडिया को सुन के कोड तुम्हें खुद करना है। लेकिन अगर मान लो तुमसे कोई प्रॉब्लम का कोड नहीं होता है तो तुम मेरे सॉल्यूशन देख सकते हो। ये सारे प्रॉब्लम जितने भी मैं डिस्कस करूंगा वो मेरे ऑलरेडी सबमिटेड होंगे। मेरा हैंडल यार शिवम011 है। तो यार जिस किसी को भी मेरा सॉल्यूशन देखना हो बाद में एज अ फ्रेंड ऐड कर सकता है कोड फोर्सेस पे और मेरे सॉल्यूशन कॉन्टेस्ट के बाद देख सकता है इस एडिटोरियल वीडियो के बाद। अगर तुमसे ये नहीं होता है तो वर्स्ट केस में ही मेरा सॉल्यूशन देखना, वरना खुद से ही सॉल्यूशन सबमिट करने की ट्राई करना। डीबगिंग वगैरह भी खुद से जितना करोगे उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। यार अपने पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कॉमन प्रीफिक्स, यानी कि हमारे को एक एरे दे देंगे और हर एरे का एक इंडेक्स, ith इंडेक्स हमें ये बताता है कि स्ट्रिंग हमारे पास n+1 स्ट्रिंग है और एरे का साइज n है। तो एरे का ith इंडेक्स हमें ये बताता है कि i-1th स्ट्रिंग और ith स्ट्रिंग के बीच में जो कॉमन प्रीफिक्स है उसकी लेंथ क्या है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना था, इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें वो n+1 स्ट्रिंग प्रिंट करवानी थी जब हमें एरे इनपुट में पहले से ही गिवन होगा। तो मैंने कहा कि प्रॉब्लम में यार हमें कुछ इस तरीके से देखना था। सबसे पहले हम देखेंगे यार सबसे बड़ा नंबर कौन सा है एरे के अंदर, जो कि हमें मिल गया 6, यानी कि मैक्सिमम 6 लेंथ की प्रीफिक्स हमारी सेम हो सकती है। हमने ये निकाल लिया। तो हमने क्या करना था, इसमें सिंपली हम एक स्ट्रिंग बना लेते 6 लेंथ की और इसमें सबको ए से इनिशियलाइज कर देते। 6+1 लेंथ की मैंने बना लिया स्ट्रिंग ताकि कोई भी दिक्कत ना आ जाए, रन टाइम एरर वगैरह। हमेशा एक दो साइज एक्स्ट्रा लेते हैं रिक्वायर्ड से ताकि रन टाइम एरर वगैरह कभी भी ना आए। तो हमने एक स्ट्रिंग बना ली ए साइज के बना ली और सबसे पहले हमने ये प्रिंट आउट करवा दिया, क्योंकि पहली स्ट्रिंग के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है हमारे पास। हमने इसके बाद देखा एरे का पहला एलिमेंट क्या है। हमने देखा एरे का पहला एलिमेंट है यार 1, तो यानी कि 1 लेंथ की प्रीफिक्स मेरी सेम रहनी चाहिए। यानी कि ये वाली जो स्ट्रिंग है मैंने एज इट इज अगली स्ट्रिंग वही प्रिंट करवा देनी है, लेकिन जो मेरा प्रीफिक्स है वो सेम रहना चाहिए 1 लेंथ पे। तो मैंने क्या कहा कि जो मेरे सेकंड इंडेक्स है, जो ये वाला पोजीशन है मेरा, इसमें अगर मैं चेंज कर दूं तो प्रीफिक्स का मतलब होता है यार कि जब तक तो मेरा सेम है तब तक वो प्रीफिक्स में काउंट आता है। अगर एक भी कैरेक्टर उसके बाद अलग हो गया तो वहीं पे हमारा प्रीफिक्स अनमैच हो जाएगा और वहीं पे आगे स्ट्रिंग में क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें एग्जैक्टली अगर
एक्स लेंथ की प्रीफिक्स सेम रखनी है तो एक्स लेंथ के बाद जो एक्स प्लस 1th कैरेक्टर होगा अगर वो दोनों में हम अलग कर दें तो ऑब्वियस सी बात है हमारी प्रीफिक्स हमेशा एक्स लेंथ सेम ही रहेगी, उसके आगे वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो हम इसी सिंपल से लॉजिक पे फर्स्ट प्रॉब्लम को अप्रोच करते कि यार हमारी जो पहली स्ट्रिंग थी हम इस स्ट्रिंग को मेंटेन करते हुए जाएंगे कि यानी कि जब जब अपडेट करेंगे हम इसी सिंगल स्ट्रिंग पे करते जाएंगे और ऐसे अपडेट करेंगे कि हम हमेशा हमारी जो गिवन लेंथ प्रीफिक्स की सेम होनी चाहिए वही सेम रहेगी। तो पहले के लिए हमने 1 लेंथ तक सेम रखा तो 1 है, तो एस ऑफ 1 में हमने अपडेट कर दिया। इस वाले करेक्टर को हम अगर हमेशा इंक्रीज करते जाएंगे तो कभी भी ये पिछले वाले करेक्टर से सेम नहीं होगा, तो हमने इसको इंक्रीज कर दिया। फिर हमने देखा हमारा दूसरा करेक्टर 2 है, तो अब हमारे पास करंटली ये स्ट्रिंग हो गई, तो अब हमें इस पे वर्क करना है। हम पुरानी वाली स्ट्रिंग पे नहीं वर्क करेंगे, हम जब जब स्ट्रिंग को अपडेट करते जाएंगे तो नई स्ट्रिंग पे हमेशा वर्क करेंगे। तो मैंने कहा कि यार इसमें 2 प्रीफिक्स सेम रखनी है, तो तीसरे कैरेक्टर को मैंने इंक्रीज कर लिया। अब मैंने यहाँ पे ये जो चेंज करा था सेकेंड टाइम में वही चेंज इसमें भी रिफ्लेक्ट होगा, तो ये दोनों आपस में हमेशा सेम ही होंगे। तो इस तरीके से मेरा तीसरा कैरेक्टर अगर चेंज हो गया तो ये 2 लेंथ की प्रीफिक्स बनाने लग गया। फिर 3 लेंथ की बनानी थी तो मैंने चौथे कैरेक्टर को चेंज कर लिया। फिर मैंने देखा कि 1 लेंथ की बनानी है, तो 4 कैरेक्टर मेरे इसमें सेम हो गए। अब अगली स्ट्रिंग में मेरे को 1 लेंथ की बनानी है तो मैंने सेकेंड कैरेक्टर को अपने बदल दिया, बी से ये सी हो गया। और ऐसे मैं बदलता जाऊंगा हमेशा, तो क्या होगा कि मेरा कभी भी प्रीफिक्स जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। जितना मेरे को गिवन है हमेशा मेरा प्रीफिक्स उतना ही रहेगा, क्योंकि हम प्रीफिक्स के जो अगला कैरेक्टर है हमेशा उसको चेंज कर रहे हैं। तो इस लॉजिक पे वर्क करना था। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ संभाल लेना, कभी भी तुम किसी एक कैरेक्टर को चेंज करते हो तो अगर वो z हो जाता है तो फिर उसको प्लस प्लस मत करना, उसको दोबारा से a कर देना। तो इस लॉजिक पे हम वर्क करते तो आसानी से हमारा a प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो यार अब बी प्रॉब्लम अपना डिस्कस कर लेते हैं। बी प्रॉब्लम इस बारी का डिवीजन 2 का रिलेटिवली काफ़ी हार्ड था जितना भी प्रॉब्लम्स आते हैं। इनफैक्ट जो सी प्रॉब्लम था डिवीजन 2 का वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी था कंपेयर टू प्रॉब्लम बी। बी प्रॉब्लम में थोड़ी विजुअलाइजेशन की ज़रूरत थी और क्या कहते हैं तुम्हें थोड़ा ग्रेडीली सोचना था कि अगर तुम उस बंदे की जगह पे होते तो तुम कैसे वो रिवर क्रॉस करते ताकि तुम किसी भी पॉइंट पे डूबो ना। तो यार मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए तुम्हें एक डायग्राम के फॉर्म में कुछ चीज़ पहले ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कैसे यार प्रॉब्लम वर्क कर रहा है, हमें अप्रोच कैसे करना था। तो यार अगर मैं इसको टाइड मानता हूँ तो हमारा टाइम लाइन यहाँ पे नीचे टाइम लाइन है और टाइड कैसे चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम लाइन, ये मैंने ऊपर डायग्राम बना रखा है कि t=0 में टाइड अभी कुछ भी नहीं है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमारा टाइड ऊपर आता है, अपने मैक्सिमम पे जाता है, फिर डिक्रीज़ होना शुरू करता है, फिर उसके बाद दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू करता है, फिर डिक्रीज़ होना शुरू करता है, इंक्रीज़ होना शुरू करता है। कुछ इस तरीके से हमारा टाइमलाइन के साथ हमारा टाइड चल रहा है। तो यार अगर मेरे को कभी भी पार करना हो किसी भी नदी को तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा कि मैं किस टाइम पीरियड पे स्टार्ट करूं नदी को स्विम करना। तो अगर मैं t=0 पे स्टार्ट करता हूं तो यार मैं जितना आगे जाता रहूँगा उतनी मेरी टाइड की वैल्यू भी मैं देख रहा हूँ बढ़ती जा रही है। तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे मैं मतलब मान लो अभी ग्राउंड पे ही खड़ा हूँ और टाइम मेरा ये चल रहा है, यानी कि टाइड जब अपना सबसे हाइट पे है और इस पॉइंट के बाद में अगर चलना शुरू करूँ तो मैं जितना आगे जाता रहूँगा टाइड की वैल्यू उतनी मेरी डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि ये मेरे पास बेस्ट पॉसिबल केस है जो भी हो सकता है। तो इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट होता हूँ तो मेरे को एक फुल कर्व पूरा का पूरा मिलता है नेक्स्ट के आने से पहले। मतलब ये मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस मेरे को ऐसा मिलता है जहाँ पे मेरी टाइड की वैल्यू कम है नेक्स्ट हाई टाइड आने से पहले। तो हमेशा मेरे लिए फिजिबल क्या रहेगा, किसी भी एक स्पॉट से जहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले से सेफ खड़ा हूँ, यानी कि मैं मान लो ग्राउंड पे अगर खड़ा हूँ तो मेरे को स्टार्ट कब करनी चाहिए अपनी जर्नी, जब मेरा टाइड बिल्कुल अपने हाइट पे है, उसके बाद मेरे को हमेशा जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो यार ये तो बात हो गई कि अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ तो ऐसा मेरे को करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ग्राउंड पे नहीं हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर एक्स पॉइंट पे हूँ रिवर के, तो हमें क्या करना चाहिए, किस मौके पे करना चाहिए, तो उसको नेक्स्ट डायग्राम से समझते हैं। तो यार मैंने नेक्स्ट डायग्राम में ये टाइड बना रखा है और तुम कुछ बिल्डिंग्स जैसे या फिर लेवल्स कह सकते हो ऐसा कुछ देख रहे हो। तो यार लेवल्स ये क्या है, मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम में ये गिवन था कि हर एक रिवर की कुछ डेप्थ है और डेप्थ अगर मेरी एल से छोटी है
तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेफ रहूँगा, यानी कि मैं डूबूंगा नहीं। तो मैंने क्या कहा कि अगर यार उस डेप्थ को मैं रिप्लेस कर दूँ बिल्डिंग से, मान लो कि इस रिवर के अंदर कुछ स्टोन्स होते, तो हर एक स्टोन की कुछ हाइट है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो स्टोन पूरा पानी के अंदर सबमर्ज हो जाए, यानी कि ये जो हाइट थी, मेरी डेप्थ थी जो मेरी फीजिबल थी, लेकिन टाइड ज़्यादा होने की वजह से अब ये डेप्थ एल से इंक्रीज कर गई है, तो वो मेरा फायदेमंद नहीं रहेगा, वो मेरे लिए अनसेफ पोजीशन हो जाएगी। या फिर कोई ऐसा डेप्थ है जो पहले से ही हमारा एल से छोटा है, हमारा टाइड अभी बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन वहां की डेप्थ पहले से ही इतनी इतनी ज्यादा है कि हम वहां पे खड़े नहीं हो सकते। तो डेप्थ से यार अब मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें इस डायग्राम से कि ये जो स्टोन्स के जो टॉप पॉइंट है, ये मेरे को बताता है कि यार अगर ये टॉप पॉइंट मेरा इस लाइन के ऊपर होगा किसी भी पॉइंट पे, तो यानी कि उस पॉइंट पे मैं वहां पे उस पोजीशन में सेफ हूं। लेकिन अगर ये पॉइंट मेरा इस लाइन के नीचे होगा, तो यानी कि उस पॉइंट पे, उस पोजीशन पे मैं सेफ नहीं हूं, मैं हमेशा डूब जाऊंगा। तो इसको इस तरीके से विजुअलाइज करना है। तो मैंने कहा कि यार स्टार्टिंग में मान लो अगर मैं ग्राउंड पे हूं, सारे डायग्राम का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, एक एक करके मैं केसेस बताता हूं कि क्या क्या केस हो सकते हैं, हमारे पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं इस रिवर को पार करते हुए। तो मैंने कहा यार स्टार्टिंग पोजीशन पे तो मैं सेफ हूँ, मेरे को पता है कि मैं हमेशा पानी के ऊपर रहूंगा, तो मैं यहाँ पे कहीं पे खड़ा हूँ। अब टाइड मेरा यहाँ से कुछ भी हो, यानी कि टाइड अपने मैक्सिमम पे भी आ जाए, तब भी मैं ड्राउन नहीं होऊंगा। तो मैंने कहा कि यार कुछ पोजीशंस ऐसी होंगी रिवर के अंदर भी, यानी कि कुछ डेप्थ ऐसी होंगी रिवर के अंदर भी कि जहाँ पे तुम मैक्सिमम टाइड भी कर दो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तब भी मैं ड्राउन नहीं होऊंगा, यानी कि वो हमेशा सेफ रहेंगी। मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो उस पॉइंट पे पहुंचता, तो वो हमेशा मैं वहाँ पे सेफ रहूंगा। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ कि टाइड से हमेशा जो ऊपर रहेंगे वो ये वाली बिल्डिंग है और एक ये वाली बिल्डिंग है, यानी कि मैक्सिमम टाइड पे जो अभी भी सरफेस पे है वो मेरे वो पॉइंट्स है जहाँ पे मैं हमेशा सेफ रहूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि टाइड मेरा क्या है या टाइम मेरा क्या है। तो यार मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि अगर मैं किसी एक सेफ पोजीशन पे हूँ, तो उसके बाद मेरे को नेक्स्ट सेफ पोजीशन पे जाना चाहिए और अपना नया जर्नी कब स्टार्ट करना चाहिए, जो हमने ऊपर डिस्कस करा था, हमेशा सेफ पोजीशन से जर्नी स्टार्ट करना कब बेटर है, जब टाइड अपने बिल्कुल हाइट पे हो और उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू करेगा, तभी हमें अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करना है। तो अगर हम जमीन पे हैं अभी और टाइड हमारा जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, तब हमें नदी को आगे पार करना चाहिए, क्योंकि देख रहे हो कि टाइड यहाँ पे लगातार डिक्रीज हो रहा है और इसके बाद इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये हमें मैक्सिमम स्पैम मिल गया है इस पॉइंट से इस सेफ पॉइंट पे आने के लिए। इसकी बजाय अगर हमने बीच में कोई ऐसा पॉइंट ले लिया होता कि टाइड यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, कहीं यहाँ पे मैक्सिमम होता, तो जैसे ही आगे जाते तो पक्की बात है कि कोई ना कोई ये सारे अनसेफ पोजीशन है, ये सारे अनसेफ का मतलब क्या है कि मैक्सिमम टाइड पे ये सारे डूब जाएंगे। तो अगर कहीं पे भी मैक्सिमम टाइड यहाँ कहीं बीच में होता तो हम पक्का डूब जाते। तो अनसेफ पोजीशन पे हमें पता है कि मैक्सिमम टाइड पे हम पक्का डूब जाएंगे। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट तब करना है जब टाइड मेरा यहीं पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, उस टाइम पीरियड पे मैं स्टार्ट करूँगा। अब बात आती है कि यार मैं स्टार्ट तो कर दूंगा, लेकिन क्या मैं जैसे ही के हो जाएगा मेरा टाइट तभी स्टार्ट कर दूंगा या कुछ टाइम में रुकूंगा। तो यार इसमें थोड़े केसेस बनते हैं। कोडिंग जब करोगे तो वो तो सिंपल सी एक लाइन होगा, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें समझते हैं इसमें करने के लिए कि क्या है हमारे पास, क्या मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैंने कहा कि यार टाइड यहाँ पे मैक्सिमम है, तो अब मेरे को स्टार्ट कब करना चाहिए यहाँ से चलने के लिए। ये सारे ही टाइड धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएंगे, लेकिन मेरे को किस पॉइंट पे ये डिसाइड करना है कि अब मेरे को चलना चाहिए। तो यार इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये वाला, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो हमने देखा कि अगर हम के से यहाँ पे आते हैं तो टाइड की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे के थी तो 1 सेकेंड हमें लगेगा इस पॉइंट पे आने के लिए, तो के की वैल्यू k-1 हो जाएगी। तो अगर मेरी ये वाली जो डेप्थ है इसमें मैं k-1 ऐड करता हूँ, तब मेरा ये ज़मीन के ऊपर है, यानी कि मेरे लिए सेफ है। तो मेरे लिए चलना कब बेटर रहेगा, k-1 पे ही चलना बेटर रहेगा, यानी कि k पे ही मैं स्टार्ट करूंगा और k-1 पे मैं पहुंचूंगा, तो यहाँ पे सेफ हूँ, तो मेरे को चल देना चाहिए। तो एक बार ही अगर हमने जर्नी स्टार्ट कर दी तो हमें फिर ये सारे बिल्डिंग्स क्रॉस करके इस सेफ पॉइंट पे जाना ही जाना पड़ेगा।
अगर हम नहीं जाते तो हमने जितनी ये प्री कैलकुलेशन करी है वो सारी वेस्ट हो सकती है। एक केस तो यार तब आया कि हमने देखा कि यार नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा तो ये मेरा सेफ है, लेकिन हम इसके पीछे की बात करें, जो पीछे वाली बिल्डिंग है, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे ये मैक्सिमम टाइड है। मान लो अगर मेरे को इस साइड जाना होता है, इस डायरेक्शन में, सेम बात है कि इस डायरेक्शन में जाऊँ मैं, इस डायरेक्शन में जाऊँ, विजुअलाइज कराने के लिए दोनों केस मैंने इधर इधर ले लिए हैं। तो मान लो अगर मेरे को इस डायरेक्शन में जाना होता तो मैं देखता हूँ यार k-1 में तो ये अभी हमारा जो लेवल है उसके नीचे है, यानी कि अगर मैंने अभी इस पे पैर रखा तो मैं श्योरली डूब जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे अभी चलना स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं कब चलना स्टार्ट करूंगा? मैं जब चलना स्टार्ट करूंगा जब ये लेवल मेरा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ते जाएंगे हमारा लेवल डिक्रीज होता जाएगा। तो कोई एक पर्टिकुलर लेवल होगा जिस पे हमारा ये वाला पोजीशन सेफ हो जाएगा। तो वो जो पर्टिकुलर मेरा लेवल होगा, मेरे लिए चलना बेस्ट कब है? कि जब वो मेरा पर्टिकुलर लेवल आ जाए। तो मैं टाइट से इस सेफ पॉइंट से तब स्टार्ट करूंगा जब मेरा इसके नेक्स्ट वाला हमेशा सेफ होगा। और मान लो कि अगर ऐसा हो जाता है कि यार नेक्स्ट वाला कभी भी सेफ होता ही नहीं है, मतलब कि मैं टाइट की वैल्यू अगर 0 भी कर दूं तब भी मेरा नेक्स्ट वाला सेफ नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें उस केस में मैं ड्राउन हो ही जाऊंगा, चाहे मैं कभी भी स्टार्ट करूं चलना। तो हमारा सिंपल सा केस बना कि हम एक सेफ पॉइंट से दूसरे सेफ पॉइंट पे जाएंगे। तो यार एक सेफ पॉइंट पे हम जब भी आएंगे तो हम अज्यूम कर लेंगे अभी टाइड की वैल्यू हमारी k है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पे हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए टाइड की, ताकि हम सेफ रहें, हमने ये कैलकुलेट कर लिया और टाइड की वैल्यू को हमने उससे इंटरचेंज करके हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए। जैसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए तब टाइड की वैल्यू हम एक एक करके डिक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक टाइड की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, और अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाके सिर्फ यही देखते जाएंगे कि यार हमारा यहाँ पे जाना सेफ है या नहीं है। अगर सेफ है तो कौन से टाइड वैल्यू पे हमारा यहाँ पे आना सेफ है। हम जिस टाइड वैल्यू पे यहाँ पे अगर सेफली आ सकते हैं तो उस टाइड पे वैल्यू पे आएंगे। जैसे ही टाइड की वैल्यू 0 हो जाती है फिर उसके बाद से हम टाइड की वैल्यू बढ़ाने लगेंगे, और फटाफट से यहाँ पे अब कभी भी हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हम जितना रुकेंगे उतनी आगे वाले टाइड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और अगर हम एक सेफ पॉइंट से दूसरे सेफ पॉइंट सेफली पहुंच जाते हैं, और ऐसे करते करते सारे सेफ पॉइंट पहुंच जाते हैं, 0 और n+1 भी हमारा सेफ पॉइंट है, रिवर के बीच में भी कुछ सेफ पॉइंट होंगे। अगर एक सेफ पॉइंट से दूसरे सेफ पॉइंट में हम पहुंच जाते हैं और ऐसे करते करते लास्ट तक पहुंच जाते हैं तो हम रिवर पार कर लेंगे। अगर बीच में कोई ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे हम रिवर पार नहीं कर सकते तो हम डूब जाएंगे, हमारा आंसर वहीं पे नो हो जाएगा। तो होपफुली ये प्रॉब्लम तुम्हें समझ आई होगी। तो यार सी प्रॉब्लम का टैग देखा मैंने ग्राफ का था, और बहुत सारे लोगों ने ग्राफ से भी सॉल्व कर रखा था, तो मैंने भी ग्राफ से सॉल्व करा, तो ग्राफ से भी ये प्रॉब्लम काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाएगा। मतलब इसका ग्राफ से जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो ज़्यादा ईजी है, लेकिन मैंने इसको ग्राफ से सॉल्व नहीं करा था जब मैंने ये पहली बारी प्रॉब्लम पढ़ा था। ये बिना ग्राफ के भी आसानी से सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारे को एक बी स्ट्रिंग दे रखी है और एक ए स्ट्रिंग दे रखी है। हमें ए स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है? बी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। लेकिन हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि मान लो अगर हमारा ये जो बी स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर है और ये जो ए स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम ए स्ट्रिंग का ये वाला कैरेक्टर जहाँ जहाँ पे आ रहा है, जैसे डी यहाँ पे आ रहा है और डी यहाँ पे आ रहा है और डी यहाँ पे आ रहा है, 3 जगह पे आ रहा है, तो हम इसको किसी भी एक बड़े कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर ये तीनों ही डी उस बड़े कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर मान लो मैंने इसको L कर दिया, क्योंकि मेरे को L के इक्वल करना था, तो यहाँ पे L हो जाएगा, यहाँ पे L हो जाएगा और यहाँ पे भी L हो जाएगा। तो ऐसे इस ऑपरेशन को करते हुए हमें ये बताना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक स्ट्रिंग को ए स्ट्रिंग को बी स्ट्रिंग के इक्वल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो नहीं करने वाला केस बड़ा सिंपल है कि हमें किसी भी एक छोटे कैरेक्टर को हम बड़े कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा ए हमारे बी कैरेक्टर से, बी के उस कैरेक्टर से छोटा होता है तब तो हम इसको बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पहले से ही बड़ा होता है तो उस केस में हम कभी भी स्ट्रिंग सही से नहीं बना सकते, और उस केस में हमारा आंसर -1 हो जाएगा। अगर हमारा आंसर -1 नहीं होता तो हर एक केस पॉसिबल है जिसमें हमारी ए स्ट्रिंग बी में आराम से कन्वर्ट हो सकती है। तो यार इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना था? तो यार इसमें 2 लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहली कि कभी भी तुम्हारे को एक AIth करेक्टर चेंज करना है तो AIth की जहाँ जहाँ अकरेंस है ए स्ट्रिंग में वो सारे चेंज होंगे। और दूसरी
कि हम ए आई एथ को हमेशा किस कैरेक्टर से चेंज कर सकते हैं, उससे बड़े कैरेक्टर से ही चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि हम छोटे से बड़ा कर सकते हैं लेकिन बड़े से छोटा नहीं कर सकते। ये चीज़ अगर तुम समझ पाते तो यार अप्रोच करना इस प्रॉब्लम को ईजी हो जाता है। हम क्या करेंगे कि बी स्ट्रिंग में हमने देखा कि यार कौन कौन से कैरेक्टर मैचिंग नहीं है, और जो जो कैरेक्टर हमारे मैचिंग नहीं है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर हमारा कौन सा कैरेक्टर है हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है उसको। तो सी के लिए मेरा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, मतलब सी एक ही हमारा एक ही बारी आया और ये सी मैचिंग है, तो इसके लिए हमें कोई वर्क नहीं करना। ई के लिए हमें डी को चेंज करना पड़ेगा, ई के ऊपर डी है। एच के लिए हमें जी को चेंज करना पड़ेगा, आई के लिए हमें डी को चेंज करना पड़ेगा, जे के लिए एफ को, और के के लिए जे और बी। यानी कि 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो इसके अकरेंस में आ रहे हैं। तो उसके बाद यार हम समझते हैं कि यार छोटे कैरेक्टर को बड़े कैरेक्टर में करना ईजी है। तो मान लो मैं ई को फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं डी को ई में चेंज कर दूंगा। तो डी के लिए मैं क्या ऑपरेशन करूँगा, जहाँ जहाँ डी होंगे वहाँ पे मैं ई कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा और किसी भी जगह पे ई नहीं होगा। तो एक बार ही हमारा डी ई में कन्वर्ट हो गया तो हमारी ये वाली पोजीशन फिक्स हो चुकी है। सी के लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने छोटे से बड़े की तरफ स्टार्ट इसलिए करा कि मान लो मैंने ई को फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो जितने भी लोकेशंस थे डी के वहाँ पे ई चला गया। तो ई जाने के बावजूद आई हमारा ई से बड़ा है, तो आई वाली पोजीशन अभी भी अनफिक्स्ड होगी और कैरेक्टर जो यहाँ पे आएगा वो हमेशा आई से छोटा होगा, क्योंकि हम छोटे कैरेक्टर पहले फिक्स कर रहे हैं। तो इस मूव का सबसे बड़ा ये फायदा हुआ कि यार हमने अगर ई कैरेक्टर फिक्स कर रहे हैं तो इसका अफेक्ट कभी भी दूसरे कैरेक्टर पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। दूसरे कैरेक्टर को बिना अफेक्ट करे ही हम ई के कैरेक्टर को फिक्स कर देंगे। और किसी भी एक कैरेक्टर को फिक्स करने के नंबर ऑफ मूव्स क्या होंगे, तो यार मेरे को उसके लिए जितने कैरेक्टर फिक्स करने होंगे उतने ही मेरे नंबर ऑफ मूव्स होने चाहिए। मान लो अगर मेरे पास 3 ई होते और मेरे पास 3 डी हैं, तो यार क्या मेरे नंबर ऑफ मूव्स होंगे, नंबर ऑफ मूव्स तो उतने ही होंगे ना जितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मुझे फिक्स करने हैं, यानी कि एक तो एक ही होता। अब जैसे के है तो के के लिए मेरे को जे को फिक्स करना है और बी को फिक्स करना है, तो एक मूव में मैं सारे जे तो फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन क्या एक ही मूव में मैं बी भी फिक्स कर सकता हूँ, तो आंसर है नहीं। तो यानी कि जितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मुझे फिक्स करने होंगे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, वो मेरा उस कैरेक्टर के लिए आंसर हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली अगर काउंट करते जाएंगे कि कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं किसी भी एक अल्फ़ाबेट को फिक्स करने के लिए, तो वो हमें आंसर हमेशा प्रोवाइड कर देगा। लेकिन इसमें अब गड़बड़ क्या होगी कि अगर हम एक पुराना कैरेक्टर को फिक्स करते हैं तो आगे जो नया कैरेक्टर है इसके जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं उसका काउंट चेंज हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, तो मान लो के पास मेरे 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होते, मान लो कुछ के पास मेरा ई और आई कैरेक्टर होता, ई और आई कैरेक्टर मेरे अभी डिस्टिंक्ट है, तो के को फिक्स करने के लिए 4 मेरे को डिस्टिंक्ट कैरेक्टर फिक्स करने पड़ते। लेकिन जब मैंने ई को फिक्स करा तो ये डी मेरा ई में कन्वर्ट हो गया और आई के लिए ये वाला डी मेरा ई में कन्वर्ट हो गया। ये मैंने टेबल बना रखी है कि हर एक कैरेक्टर को फिक्स करने पे इनके कैरेक्टर्स में क्या चेंज आएगी, तो यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो तुम। तो मैंने ई को फिक्स करा तो ये ई में कन्वर्ट हो गया और ये वाला भी ई में कन्वर्ट हो गया। फिर जब मैं आई को फिक्स करूंगा तो जहां जहां पे ई होंगे मेरे वो सारे आई में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यानी कि के में मेरा आई और ई था तो ई भी मेरा आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर का काउंट क्या हो गया, मेरा 3 हो गया, पहले क्या था 4। तो यही जो चेंज आ रहा है अगर मैं ये ढंग से निकाल लूं तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मेरे को सिंपल फिर बस यही काउंट रखना पड़ेगा कि यार मेरे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितने आ रहे हैं इस कैरेक्टर को चेंज करने के लिए। तो इस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यार मैंने कहा यार इसको ब्रूट फोर्स से कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे कैरेक्टर 26 ही होते हैं और इस प्रॉब्लम में तो सिर्फ 20 हैं। तो हम एक सेट कैरेक्टर बनाएंगे, सेट कैरेक्टर का एरे बना लेंगे मान लो। तो सेट कैरेक्टर का हमने एक एरे बना लिया 0 से 26 लेंथ का। 0 हमारा ए रिप्रेजेंट करता है, 1 हमारा बी रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से। अब ये एरे मैंने क्यों बनाया है, तो ये हर एक कैरेक्टर के लिए कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मुझे चेंज करने पड़ेंगे बी में, उस चीज़ को स्टोर करने के लिए वो एरे हमने बना लिया। तो जहाँ कहीं भी हमारा बी में ई आया
तो इसके अपोजिट जो भी कैरेक्टर है हमारे ए में वो हमने उस एरे के अंदर इंसर्ट करवा दिया। हमारे किसी भी कैरेक्टर ऑफ बी के लिए ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे वो उस इंडेक्स पे स्टोर हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मेरे को सेट में बड़े आराम से पता चल जाएगा क्योंकि डुप्लीकेसी वो खुद ही हटा देता है। और उसके बाद मैंने एरे बनाया है 0 से 26 लेंथ का, तो मैं बाद में क्या करूंगा 0 से 26 लेंथ के लिए लूप रन करूंगा, यानी कि कांस्टेंट टाइम में मेरा लूप रन होगा। हर एक कैरेक्टर के लिए मैं काउंट कर लूंगा कि डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितने हैं। जैसे सी के लिए 0 था तो इसमें क्या होगा, आंसर में सिंपली 0 प्लस होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ई के लिए मेरा 1 था तो आंसर में मैंने 1 प्लस कर दिया। अब मैंने आंसर में 1 प्लस करा है लेकिन मेरे को सारी जो डी की अकरेंसेज हैं इनको चेंज करना है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं एक सेट मेंटेन करके रखता हूँ अलग से, सेट एस। इसमें मैं क्या रखूँगा कि जो भी कैरेक्टर मैंने एक्सेस करा है इसके जितने भी कैरेक्टर मेरे आते हैं, यानी कि अब मैंने इसके जितने भी कैरेक्टर हैं इन सबको चेंज करके इस कैरेक्टर के इक्वल कर दिया है। तो इन सब कैरेक्टर के जहाँ जहाँ अकरेंसेज होंगे दूसरे कैरेक्टर्स के अंदर मेरे को उसको बदलना है। तो मैंने इसके सारे कैरेक्टर अपने सेट में ले लिए और एक एक करके हर एक कैरेक्टर मैंने चेक कर लिया बाकी कैरेक्टर एरे में कि अगर वो इसमें प्रेजेंट होगा तो उसको वहां से इरेज कर दूंगा मैं एक एक करके सारे को, और अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं एक कैरेक्टर को इरेज करता हूं तो बाद में इरेज करने के बाद मेरे को यहाँ पे इंसर्ट क्या करवाना है, ये जो कैरेक्टर मैंने चेंज करा है, यानी कि ई के लिए अगर मैं वर्क करूं तो सबसे पहले मैं काउंट करूंगा कितने इसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, उसको आंसर में स्टोर कर दूंगा। फिर मैं एक सेट बनाऊंगा उसके अंदर मेरा ये डी कैरेक्टर इंसर्ट कर दूंगा। फिर मैं ई से बड़े जितने अल्फाबेट हैं उन सबके सेट में आइटरेट करूंगा और देखूंगा क्या इसके सेट में डी प्रेजेंट है। अगर किसी के सेट में मेरा डी प्रेजेंट होगा तो पहले इस डी को यहाँ से रिमूव करूंगा। इस डी को रिमूव करने के बाद इसकी जगह पे मैं ई इंसर्ट कर दूंगा। ई ही हमेशा इंसर्ट होगा क्योंकि इसके जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सारे ई में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर आराम से चेंज हो जाएगा और ये सारा कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा क्योंकि पहला लूप हमारा कैरेक्टर का 0 से 26 चलेगा। एक सेट के अंदर कितने मैक्सिमम कैरेक्टर हो सकते हैं, 20 ही तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो सकते हैं किसी भी एक सेट के अंदर। तो 20 कैरेक्टर के लिए मैं चेक करूंगा और आगे मेरे कैरेक्टर कितने हैं तो वो भी यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम 26 ही हो सकते हैं। तो सारा कांस्टेंट में चल रहा है तो एन क्यूब लूप भी तुम्हारा बड़े आराम से इसमें रन कर जाएगा और सेट की मदद से हम बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये प्रॉब्लम तुम्हें समझ आया होगा कि हर एक कैरेक्टर के लिए पहले हमें ये निकालना है कि कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हमें चेंज करना है, उसका आंसर हमें कंप्यूट करना है। फिर ये जितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं ये अगर किसी बाकी कैरेक्टर के पास हैं तो उन सब में से वो डिलीट करके जो कैरेक्टर अभी हमने रिसेंटली चेंज करा है वो इंसर्ट कर देना है उन सब में, और बस यही प्रोसेस बार बार ही करते रहोगे तो हमारा टोटल आंसर जो है वो बड़े आराम से निकल के आ सकता है। तो जिसको ये प्रॉब्लम ग्राफ से नहीं समझ आ रहा था वो सिंपल ऐसे भी वर्क कर सकता है। बहुत से लोगों ने ऐसे सोचा होगा लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी वीक होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं हो पाया होगा। किसी से इम्प्लीमेंट ना हो तो एक बारी वो मेरा कोड भी देख सकता है। कोई कोड में तुम्हें कोई डाउट रहता है तो इसी वीडियो के बाद में तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। तो यार डी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। डी प्रॉब्लम भी यार देखा जाए तो डिफ़िकल्ट था काफ़ी सोचने के लिए, लेकिन अगर मैं तुम्हें समझाऊं और लॉजिकली हम सोचें, मतलब अगर हम सही से स्टार्ट करते तो डी प्रॉब्लम भी कंपैरेटिवली उतना मुश्किल नहीं है, समझ तुम्हें बड़ी आसानी से आ जाएगा। बस इसका लॉजिक क्रैक करना थोड़ा मुश्किल था। तो डी प्रॉब्लम में बेसिकली है क्या, एक गेम है जिसमें कोआ एंड कोआला पार्ट लेते हैं। दो प्लेयर हैं हमारे, ये दोनों हमारे प्लेयर हैं इस गेम के। हमारे पास एक एरे गिवन है। इनिशियली इन दोनों के पॉइंट्स क्या हैं, 0 0 इनके पॉइंट्स हैं। तो हमेशा ये एक मूव करते हैं कि एरे का कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं और जो इनका आंसर है यानी कि जो इनका टोटल स्कोर है उसके साथ उसका जोर कर लेते हैं। जोर करने के बाद जो इनका नया रिजल्ट आता है वो इनका स्कोर बन जाता है और जो एलिमेंट इन्होंने एरे से सिलेक्ट करा था वो एरे से डिलीट हो जाता है। ऐसा ये तब तक करते रहते हैं जब तक एरे हमारा पूरा एम्प्टी ना हो जाए। बाद में तुम्हें ये बताना है कि यार किसका स्कोर ज़्यादा था और किसका स्कोर कम था, यानी कि अगर कोआ का स्कोर ज़्यादा था तो कोआ विन कर जाएगा तो हमें प्रिंट विन करवाना है। अगर कोआला का स्कोर ज़्यादा था तो कोआला विन कर जाएगा तो हमें कोआ लूज़ करेगा तो हमें लूज़ प्रिंट करवाना है। अगर दोनों के स्कोर सेम थे तो हमें ड्रॉ प्रिंट करवाना है।
तो इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सोचना है, हमें ज़ोर ऑपरेशन करना है। तो यार जब भी ज़ोर की बात होती है तो और हमें मैक्सिमम बनाना होता है, ज़ोर में कभी भी मैक्सिमम बनाना होता है तो एमएसबी पे ज़रूर सोचना चाहिए। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा कौन सा है, हमें उस पर सोचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए के जितने भी एलिमेंट हैं, एरे के जितने भी एलिमेंट हैं, हम उस सब का ज़ोर एक बारी में ही ले लेंगे। हमने उन सब का ज़ोर एक बारी में ले लिया, फिर हमने देखा उस ज़ोर में हमारा मैक्सिमम सेट बिट क्या है, यानी कि उससे मैक्सिमम आंसर हमारा क्या बन सकता है। तो हमारी कुछ एक मैक्सिमम सेट बिट आई। तो यार हमने ज़ोर की मैक्सिमम सेट बिट क्यों ली है, वो इसलिए ली है कि अगर मान लो ज़ोर में उस ith बिट पे हमारा 1 है, तो यानी कि वहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इंटीजर हैं ai के जिसकी ith बिट वहाँ पे 1 होगी, तभी वहाँ पे वो 1 है। तो जहाँ पे हमारा 1 होगा वहीं पे पहला चांस आता है किसी के पास भी जीतने का, यानी कि अगर वहाँ पे ऑड है तो कोई एक ऐसा होगा जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स वहाँ का एलिमेंट ले चुका होगा, यानी कि वहाँ पे उसके आंसर में 1 होगा, और दूसरे वाला जो होगा वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स वंस वहाँ पे ले चुका होगा, यानी कि वहाँ पे उसका 0 होगा। तो अगर किसी की एमएसबी 1 है और दूसरे वाली की 0 है तो हमारा विनर आराम से डिसाइड हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसलिए हमने डायरेक्टली ज़ोर का एमएसबी के ऊपर बात करी है। अब बात आती है कि ये जो ऑड है यार, कि यहाँ पे एमएसबी पे ऑड है, यानी कि ऑड इंटीजर ही रहे होंगे मेरे, कि जिनका ith बिट यहाँ पे 1 है, तभी यहाँ पे ज़ोर 1 आ रहा है। तो मैं फटाफट से काउंट कर लेता हूँ कि मेरे कितने ai हैं ऐसे जिसकी एमएसबी इस पोजीशन पे 1 है, यानी कि जिसका ith बिट ये वाला सेट है। मैंने ये काउंट कर लिया। अब ये मैंने काउंट इसलिए करा है क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसके आंसर में हमारा 1 गया है इस ith बिट के लिए और किसके आंसर में हमारा 0 गया है इस ith बिट के लिए। अब ये मेरे को काउंट से कैसे पता लग जाएगा, तो यार सोचने वाली बात है ये कि मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट तुम्हारे होते जिसका ith बिट वहाँ पे पहले से सेट है, और x का मैं मॉड्यूलो लेता हूँ 4 के साथ। तो x का मॉड्यूलो मैं 4 के साथ लेता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे पता है यहाँ पे ऑड ही होंगे, तो मॉड का आंसर मेरा या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा। यही दो केस होते हैं 4 के साथ किसी भी ऑड इंटीजर का मॉड्यूलो लेने पे। तो अगर मेरा वहाँ पे वो 1 आता है तो 1 का सिग्निफिकेंस मेरा क्या होगा, उस 1 का मेरा सिग्निफिकेंस होगा कि यार कोआ ने वो वाला बिट ले लिया होगा। कोआ ने वो एक बिट ले लिया, फिर इसने लिया, फिर इसने लिया, फिर इसने लिया। तो अगर कभी भी कोआला मेरा वो बिट लेता है, मतलब उस पोजीशन की बिट लेता है, तो हमेशा वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे। तो उसके बाद पहली बारी कोआ को मिलती है तो कोआ वो 1 बिट ले लेता है। तो अगर मेरा मॉड्यूलो मेरा 1 आता है तो वो बिट अभी कोआ के पास है। लेकिन अगर मेरा मॉड्यूलो 3 आता है तो मान लो अभी एक बिट वहाँ पे कोआ वाली बिट यहाँ पे 1 है, फिर कोआला ने भी यहाँ पे बिट ले ली तो इसकी भी 1 हो गई। अब जो एक बिट बची है वो कभी भी कोआला नहीं लेगा, तो कोआ को ही वो लेना पड़ेगा। तो इसकी जो यहाँ पे 1 बिट थी और एक एडिशनली 1 बिट आई तो 1 और 1 0 हो जाएगा। तो अगर मेरा 4 मॉड्यूलो, अगर मेरा x मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू 3 आ जाता है तो उस केस में ये कोआला को फेवर करेगा ith बिट। अगर मेरा ये यहाँ पे 1 आता है तो उस केस में वो कोआ को फेवर करेगा। तो ये तो बात हुई उस बिट की कि कितने वहाँ पे वंस थे। अब अगर मैंने ये बोला था कि यार अगर 3 है मेरा यहाँ पे, तो 3 में कोआ ने 1 लिया, इसने 1 लिया। अब अगला वाला 1 कोआला ना ले, उसकी गारंटी क्या है? ये भी तो हो सकता है यार कोआला को लेना पड़ ही जाए थर्ड बिट। अगर ये कोआला ने ले लिया तो कोआला वाला 0 हो जाता और ये जीत जाता। तो उसकी कंडीशन ये है कि मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट जिनका ith बिट वहाँ पे 1 था वो x हैं, तो n माइनस एक्स हमारे वो नंबर आ जाएंगे जिनका ith बिट वहाँ पे 0 है। कोआला ने एक बारी 1 ले लिया तो इसको जीतने के लिए क्या चाहिए होगा कि मैं यहाँ पे अब बाकी के सारे 0 ले लूँ, और कोआ भी यही सोचेगा कि मैंने एक 1 ले लिया तो बाकी मैं सारे 0 ले लूँ, क्योंकि 1 और 0 1 होगा, तो उस केस में मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो नंबर ऑफ जीरोज मेरे उस ith बिट पे कितने हैं मेरे को इस चीज़ को भी चेक करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ जीरोज
मेरे इवन हैं तो हमेशा कोआला जीत जाएगा। कोआला क्यों जीत जाएगा? क्योंकि अगर 1 लेने के बाद कोआ ने कहा कि मैं यहाँ पे अब 0 लूंगा, तो कोआला कहेगा भाई मैं भी 0 लूंगा। फिर इसने कहा मैं 0 लूंगा, तो इसने कहा मैं भी 0 लूंगा, क्योंकि इवन में ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन अगर ऑड होगा तो कोआ ने अगर एक बारी 0 ले लिया तो कोआला के पास 0 लेने का मौका ही नहीं बचेगा। तो वो जो थर्ड सिंगल बिट थी, 1 वाली बिट थी, वो कोआला को ही लेनी पड़ेगी इसके पास, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसके पास 0 लेने का ऑप्शन रहेगा तो ये हमेशा 0 ले लेगा और इन दी एंड कोआ को 1 बिट ऐड करनी पड़ेगी और 1 तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो कोआला को जीतने के लिए 2 कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ith बिट पे जितने भी एलिमेंट हैं उसका मॉड्यूलो 4 मैं लेता हूं और मेरा आंसर 3 आता है। पहली नेसेसिटी कंडीशन ये है। और दूसरी ये है कि नंबर ऑफ जीरो जितने एलिमेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस ith बिट पे उसका काउंट इवन होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन मेरी फुलफिल करती है तो कोआला मेरा जीत जाएगा, वरना और किसी भी कंडीशन में हमेशा मेरा कोआ ही जीतेगा। तो आई होप ये प्रॉब्लम भी तुम्हें समझ आया होगा। किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट रह जाता है, मेरा कोड देखते हो तुम, उसमें कोई पार्ट समझ नहीं आता है तो बाद में कभी भी तुम कमेंट डाउन कर सकते हो या मुझसे लाइव पूछ सकते हो। अभी सो मच गाइज। आगे आने वाले एडिटोरियल भी ऐसे ही शॉर्ट एडिटोरियल्स होंगे। अगर आज के एडिटोरियल में तुम्हें कोई कमी लग रही है तो यार उसको आज ही बता दो, ताकि फ्यूचर में मैं वो चीज़ दूर कर दूँ। कोड मैं लेकिन कभी भी फ्यूचर में नहीं बताने वाला। और एडिटोरियल जैसे आज का शॉर्ट था, आज तो फिर भी मैंने थोड़ी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में बताई हैं। आगे मैं डायरेक्ट लॉजिक की बात करेंगे हम एडिटोरियल में कॉन्टेस्ट के 45 मिनट्स बाद में हमेशा लाइव स्ट्रीम या फिर प्रीमियर करके स्टार्ट कर दूंगा, ताकि सेम डे ही तुम अब सॉल्व कर लो सारे ही प्रॉब्लम को। जितने भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करे होंगे या मैंने जितने अब सॉल्व करे होंगे, 45 मिनट्स का गैप सेटअप वगैरह के लिए मैं ले रहा हूँ। और अगर इतने में तुम्हें कोई एक प्रॉब्लम अगला अब सॉल्व नहीं कर पाए थे कॉन्टेस्ट के बाद, तो तुम्हें उसका भी टाइम मिल जाएगा, ताकि उस प्रॉब्लम को तुम खुद से भी अप्रोच थोड़ा पहले कर पाओ।